Hey everybody, this is अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत की थी हमने, और मॉडर्न इंडिया में हम परवर्ती मुगल काल कल शुरू कर चुके हैं, लेटर मुगल पीरियड शुरू कर चुके हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात परवर्ती मुगल शासक हमने कल किए थे, और शाह आलम सेकंड तक हम पहुंच गए थे। फिर से आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अहमद शाह का टाइम पीरियड और आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड, यानी 1748 से 1754 तक का टाइम पीरियड इसका, और 1754 से 1759 तक का इसका टाइम पीरियड। अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, लगातार उसके सिलसिलेवार भारत में आक्रमण होते चले गए, और अहमद शाह के टाइम में इसके सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे। 1767 तक लगातार अहमद शाह अब्दाली ने भारत में आक्रमण किए हैं, और अहमद शाह अब्दाली ने भारत में जिन हिस्सों को जीता था वहाँ अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था एक व्यक्ति को, जिसका नाम था इमाद उल मुल्क के नाम से इसने अपना एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अहमद शाह अब्दाली का ये प्रमुख उत्तराधिकारी था भारत में, और इसने 1754 में अहमद शाह जो मुगल शासक था उसे अंधा कर दिया, उसे गद्दी से उतार दिया, और उसकी जगह पर आलमगीर सेकंड को गद्दी पर बिठाया। आलमगीर सेकंड जल्द ही इमाद उल मुल्क से छुटकारा चाहता था, और उसने इसके खिलाफ षड्यंत्र किए, और जब इन षड्यंत्रों की जानकारी इमाद उल मुल्क को पता लगी तो उसने 1759 में आलमगीर सेकंड को गद्दी से उतारा, उसकी हत्या कर दी, और उसकी डेड बॉडी को, उसके शव को यमुना नदी में फेंक दिया। यानी इस समय तक 1759 तक आते आते मुगल साम्राज्य की स्थिति ये हो गई थी कि मुगल शासक की हत्या करके उसकी डेड बॉडी को उसी का वजीर जो है यमुना नदी में फेंक देता है। और 1759 में पटना में शाही परिवार का एक व्यक्ति जिसका नाम था अली गौहर, उसने अपने आप को पटना में मुगल शासक घोषित कर दिया, और शाह आलम के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया पटना में। लेकिन लंबे टाइम तक डर इमाद उल मुल्क अपने वजीर के डर से दिल्ली में कदम रखने से हिचकिचाता रहा, डरता रहा, और अवध के नवाब के शरण में रहा। और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड को। शाह आलम सेकंड, इसका टाइम पीरियड है 1759 से 1806 तक का टाइम पीरियड। परवर्ती मुगल काल में सबसे लंबा शासनकाल शाह आलम सेकंड का है, जिसका मूल नाम अली गौहर था, और लंबे समय तक ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में रहा। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था इस दौरान, और उसकी शरण में रहा, उसके अंतर्गत रहा। नाम तो मुगल शासक था उसका शाह आलम सेकंड के तौर पर, लेकिन अपने ही वजीर इमाद उल मुल्क के डर से दिल्ली से लगातार बाहर रहा, और अपना राज्याभिषेक भी इसने दिल्ली से बाहर यानी पटना में करवाया था। इस दौरान हम ये देखते हैं कि 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना होगा। महादजी सिंधिया जो मराठा सरदार थे, उनके सहयोग से दिल्ली वापस आने में ये सफल रहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। परवर्ती मुगल काल के शासक शाह आलम सेकंड किस मराठा सरदार के सहयोग से दिल्ली वापस आने में सफल रहे, तो हम बोल सकते हैं महादजी सिंधिया के द्वारा 1772 में इनको वापस दिल्ली लाया गया। दिल्ली की गद्दी में बैठने में ये सफल रहे। परवर्ती मुगल काल के शासकों में शाह आलम सेकंड और उसके बाद के जितने भी शासक हुए हैं वो अपने ही दरबार के अमीरों
या मराठों और या फिर अंग्रेजों के कठपुतली शासक रहे हैं, और उसकी शुरुआत शाह आलम सेकंड से हुई थी। शाह आलम सेकंड के टाइम की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसमें एक तो ये है कि लंबे समय तक ये दिल्ली से बाहर रहे। दूसरा, शाह आलम सेकंड 1764 में अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, इन दोनों के साथ में एक गठबंधन करने के पश्चात इसने 1764 में अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था, जिसे हम बोल सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ बक्सर, और या फिर जिसे हम बोल सकते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में है। इस युद्ध में एक तरफ तो अवध का नवाब था, उस समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और उसके साथ साथ बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और इसके अलावा मुगल शासक शाह आलम सेकंड। इन तीनों ने गठबंधन किया, और इस गठबंधन ने जिसके साथ युद्ध किया वो हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा के साथ जो है इनका युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल के साथ में सबसे पहला युद्ध पलासी का युद्ध किया था 1757 में। उसे हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब है, उसमें हम करेंगे। लेकिन यहाँ शाह आलम सेकंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ भी बक्सर के युद्ध का उल्लेख होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन तीनों ने गठबंधन करने के साथ में ब्रिटिश कंपनी के साथ में बक्सर का युद्ध किया, और इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने इन तीनों की मिलीजुली सेनाओं को एक साथ पराजित कर दिया था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन इस वजह से मुगल शासक शाह आलम सेकंड में क्या इफेक्ट पड़ा, तो मुगल शासक शाह आलम सेकंड इसके साथ में 1765 में अंग्रेज़ों ने एक संधि की, जिसे इंडियन हिस्ट्री में कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, या इसे हम बोल सकते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से इसे जाना जाता है। और ध्यान रखने वाली बात है कि इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी 1765 में, एक तो मुगल शासक शाह आलम सेकंड के साथ में, और दूसरी संधि हुई थी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में। लेकिन मैं जिस इलाहाबाद संधि की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ वो है इलाहाबाद की पहली संधि, जो कि शाह आलम सेकंड के साथ में अंग्रेज़ों ने की थी। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने शाह आलम सेकंड को वार्षिक पेंशन देने की शुरुआत की। वार्षिक पेंशन देने की शुरुआत की थी, एनुअल पेंशन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुगल शासक को दिए जाने की घोषणा की गई, और 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाएगा शाह आलम सेकंड को, क्योंकि आम जनता में इस समय तक भी मुगल शासकों का प्रभाव इतना था कि जो भी टैक्स वसूला जाता था वो मुगल शासक के नाम पर ही किसानों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता था। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मुगल शासक शाह आलम सेकंड से प्राप्त कर लिए। दीवानी अधिकार का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी टैक्स वसूल करने के अधिकार थे, जो करोड़ों रुपए थे दीवानी अधिकार के अंतर्गत, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाएगी। बदले में पेंशन 26 लाख रुपए वार्षिक जो है मुगल शासक शाह आलम सेकंड को प्रदान की जाएगी। ये व्यवस्था की गई थी इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत, और अपने जेब से ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 पैसे भी पेंशन के तौर पर ना देना पड़े, इस वजह से इलाहाबाद का जिला और कड़ा, ये दोनों हिस्से जो है अवध के नवाब के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, अवध के अंतर्गत आते थे। और इन दोनों क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध से लेकर शाह आलम सेकंड को दे दिया, जिससे कि
यहाँ से प्राप्त टैक्स 26 लाख रुपए वार्षिक टैक्स प्राप्त करके शाह आलम सेकंड जो है अपनी पेंशन निकाल सकता है। और 1765 से 1772 तक मुगल शासक शाह आलम सेकंड जो है इलाहाबाद में रहा। और हमने किया है कि 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया के सहयोग से वापस दिल्ली आने में सफल होता है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड 1772 में दिल्ली वापस आता है और दिल्ली में 1803 में इसी के वजीर, सॉरी 1803 में नहीं, यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, इसी के वजीर ने 1780 के आसपास इसी के वजीर ने गुलाम कादिर जिसका नाम था, इसे अंधा कर दिया। 1780 के आसपास गुलाम कादिर ने इसे अंधा कर दिया और शाह आलम सेकंड का शासनकाल फिर भी चलता रहा। और शाह आलम सेकंड के शासनकाल के टाइम में 1803 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था दिल्ली में। अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली में हो गया था। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो हम बोल सकते हैं शाह आलम सेकंड के टाइम में। और शाह आलम सेकंड के टाइम में ही आपको ध्यान रखना है 1761 का प्रसिद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसे हम बोल सकते हैं 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और शाह आलम सेकंड उस समय मुगल शासक था और वो उस समय पटना में था। तो ये प्रमुख चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। 1803 में अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली पर शाह आलम सेकंड के टाइम में, पानीपत का तीसरा युद्ध शाह आलम सेकंड के टाइम में, और पहला मुगल शासक जिसने अंग्रेजों से पेंशन लेने की शुरुआत की वो हम बोल सकते हैं शाह आलम सेकंड। 1806 में शाह आलम सेकंड मुगल शासक की मृत्यु हो जाती है। परवर्ती मुगल शासकों में लंबे समय तक शासन किया था शाह आलम सेकंड ने। और इसकी मृत्यु के बाद में इसी का पुत्र अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड गद्दी पर बैठता है अंग्रेजों के सहयोग से। 1806 से 1837 तक का इसका टाइम पीरियड है अकबर सेकंड का। और ये पहला ऐसा मुगल शासक था जो अंग्रेजों का कठपुतली शासक था, यानी अंग्रेजों ने ही इसको गद्दी पर बिठाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही ये गद्दी पर बैठा था। और इस समय तक मुगल शासक का प्रभाव केवल लाल किले तक रहा, यानी इसके साम्राज्य की सीमाएं केवल लाल किले तक सीमित रह गई थी, नाम मात्र का शासक रह गया था। अकबर सेकंड ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा, प्रमुख समाज सुधारक पुनर्जागरण के नेता जिन्हें कहा जाता है राजा राम मोहन राय, इन्हें अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन भेजा था अपना प्रतिनिधि बनाकर। और इन्हीं की पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय जो ब्रिटेन गए, वहीं पर राजा राम मोहन राय की उसी यात्रा के दौरान 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय की जो समाधि है एक तरीके से, यानी इनकी जो कब्र है वो राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में है, ब्रिटेन में है। और अकबर सेकंड के पेंशन बढ़ाने के लिए इन्हें ब्रिटेन भेजा गया था। इनका मूल नाम राम मोहन था। राय की उपाधि राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों से मिली थी और राजा की उपाधि जो है वो अकबर सेकंड ने दी थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं। लास्ट जो मुगल शासक है वो है बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम बोल सकते हैं, या जिसे कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय।
इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। शासनकाल है इनका 1837 से 1857 तक, या फिर आप बोल सकते हो 1862 तक ये जीवित रहे थे, क्योंकि 1857 की क्रांति में शामिल थे। इस वजह से अंग्रेज़ों ने इन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया, बर्मा की राजधानी में, और वहीं कैद खाने में रहते हुए बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा कि लास्ट अंतिम मुगल शासक 1837 से 1857 तक थे, लेकिन आम जनता में ये मुगल शासक माने जा सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासक की मान्यता नहीं दी हुई थी, लाल किले तक ये सीमित थे। और 1857 की क्रांति में जब मेरठ से विद्रोही सेना दिल्ली पहुंची थी, तो दिल्ली पहुंचने के बाद इन्हें भारत का शासक घोषित किया गया था। और जल्द ही जब दिल्ली पर फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया, तो इन्हें निर्वासित करके बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया, और वहीं कैद खाने में रहते हुए 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। किस मुगल शासक का मकबरा म्यांमार में यानी बर्मा में स्थित है, तो हम बोल सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर का मकबरा स्थित है। टॉम्ब ऑफ बहादुर शाह सेकंड, तो हम बोल सकते हैं रंगून म्यांमार में। तो यहाँ पर परवर्ती मुगल काल समाप्त हो जाता है, और हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे स्वायत्त राज्यों का उदय, यानी राइजेस ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स। तो राइजेस ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम अवध, हैदराबाद, राजपुताना, पंजाब, इसके अलावा मैसूर, रुहेलखंड और जाट राज्य, भरतपुर, मथुरा, इन सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ न कुछ फैक्ट्स आप इनमें से पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसमें अवध राज्य से। मुगलों के पतन के साथ ही स्वायत्त राज्यों का जो उदय हुआ, उसमें सबसे पहले अवध राज्य है, और अवध राज्य की शुरुआत हम करेंगे। अवध जो ऑटोनॉमस स्टेट था, इस अवध रियासत का जो जन्मदाता था वो था सादत अली खां, जबकि ज़्यादातर बुक्स में से सिर्फ सादत खां के नाम से ही पुकारा गया है। तो सादत खां, और इसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना जाता है। इसे अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया, और 1722 में बुरहान उल मुल्क ने स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की, स्वायत्तता घोषित कर दी अवध राज्य की बुरहान उल मुल्क ने। और इसने 1723 में एक नई राजस्व नीति की शुरुआत की थी अवध में। न्यू रेवेन्यू सिस्टम इसे हम बोल सकते हैं, नई राजस्व व्यवस्था अवध की जो है उसकी शुरुआत इसी ने की थी, बुरहान उल मुल्क ने, न्यू रेवेन्यू पॉलिसी। और इसके अलावा इसकी जो पॉलिसीज़ थी, उस पॉलिसीज़ के अंतर्गत जितने भी अधिकारी थे अवध राज्य में, चाहे हिंदू थे चाहे मुस्लिम थे, उन सभी को समान दर्जा दिया था बुरहान उल मुल्क ने। यानी अवध के शासक के तौर पर जब इसने 1722 में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना की, उसके बाद में जो पॉलिसी स्थापित की अपने अधिकारी तंत्र में, अपनी ब्यूरोक्रेसी में, उस ब्यूरोक्रेसी में इसने हिंदू मुस्लिम इन सभी को समान दर्जा दिया, यानी किसी प्रकार के भेदभाव की नीति को इसने नहीं अपनाया। और हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट वीडियो में किया था नादिर शाह का भारत में आक्रमण 1739 में, और मुगल दरबार में जिस प्रकार के षड्यंत्र होते थे, उन षड्यंत्रों के अंतर्गत नादिर शाह को इसने उकसाया था दिल्ली आने के लिए। और दिल्ली आकर जिस तरीके से नादिर शाह ने कत्लेआम मचाया, बहुत ज़्यादा, यानी 60 दिन तक, लगभग 57 डेज तक जो है नादिर शाह ने लूटपाट मचाई, उसी से परेशान होकर शायद सादत अली खां ने आत्महत्या कर ली थी। या क्योंकि इतिहासकार इसकी आत्महत्या के लिए कोई निश्चित कारण तक नहीं पहुंचते, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकतर इतिहासकार, अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि इसने जो नादिर शाह को दिल्ली आने के लिए उकसाया था, उसी के नतीजे के तौर पर इसने आत्महत्या कर ली थी। इससे आगे हम देखते हैं अवध का नवाब
बना सफदरजंग, इसका भतीजा सफदरजंग अवध का नवाब बना। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1739 से 54 तक। 1739 से 54 तक का इसका टाइम पीरियड है। इसी का भतीजा था सफदरजंग। और इसके शासनकाल की सबसे खास बात है कि हम अवध के नवाबों की जो चर्चा करते हैं तो शासक के लिए, अवध के शासक के लिए नवाब शब्द का उल्लेख शुरू होता है सफदरजंग के टाइम से। हम अवध के नवाब बार बार चर्चा करेंगे, बंगाल के नवाब बार बार चर्चा करेंगे, लेकिन अवध के नवाबों में जिस शासक को सबसे पहले नवाब नाम मिला वो था सफदरजंग। और इसके अलावा 1738 में ये मुगल दरबार में इससे पहले जो है वजीर के पद पर भी नियुक्त हो चुका था। 1738 में अपना अवध का नवाब बनने से पहले ये मुगल शासक के अंतर्गत वजीर के पद पर भी नियुक्त हो चुका था। और इसके समय की सबसे प्रमुख उपलब्धियों में इसने भरतपुर के जाटों और रोहेलखंड के बंगश जो पठान थे उनके साथ में युद्ध किया था, उनको नियंत्रित किया था, उनको कंट्रोल किया था सफदरजंग ने। 1754 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के पश्चात में अगला जो नवाब बना अवध का वो था शुजाउद्दौला। वो था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला इसका शासनकाल है 1754 से 1775 तक का इसका शासनकाल है। और हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि शुजाउद्दौला जो है इसने बंगाल के नवाब के साथ गठबंधन किया था आने वाले टाइम में, और मुगल शासक के साथ में गठबंधन किया। बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल शासक शाह आलम सेकंड के साथ में इसने गठबंधन किया। और प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध जो है 1764 का इसी के शासनकाल में हुआ था, जिसमें पराजित होने के बाद में शुजाउद्दौला को इलाहाबाद की दूसरी संधि अंग्रेजों के साथ करनी पड़ी। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो थी उस संधि के अंतर्गत इसे युद्ध के हर जाने के तौर पर 50 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। और 3 जिले इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े बक्सर के युद्ध की वजह से। और इलाहाबाद, कड़ा और मानिकपुर हमने किया। इलाहाबाद और कड़ा शुजाउद्दौला से लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम सेकंड को पेंशन के तौर पर दे दिए, और मानिकपुर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस दौरान अपने पास रखा। दूसरी तरफ 1773 में शुजाउद्दौला के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक संधि की जिसे हम बोलते हैं बनारस की संधि, ट्रीटी ऑफ बनारस के नाम से जाना जाता है। और ये संधि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ में की गई थी। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश सेना रखी गई अवध में, और उसका जितना भी खर्च होगा ब्रिटिश सेना का वो अवध को उठाना पड़ेगा। ये बनारस की संधि में व्यवस्था की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और 1774 में अगले ही वर्ष अंग्रेजों की सेना के सहयोग से शुजाउद्दौला ने रोहेलखंड को अवध राज्य में मिला लिया। यानी बंगश पठानों का एरिया था रोहेलखंड, और उन हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया था शुजाउद्दौला ने 1774 में। 1775 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अगला अवध का नवाब बना वो था आसिफउद्दौला। आसिफउद्दौला शुजाउद्दौला के बाद में अवध का नवाब बना, और इसका शासनकाल है 1775 से 95 तक का इसका शासनकाल है। आसिफउद्दौला
इसके साथ में अंग्रेजों ने 1775 में एक संधि की जिसे हम बोलते हैं फैजाबाद की संधि, और इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने इससे बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया। यहाँ तक कि इसकी मदर और इसकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी और माता, उनके भी जो शाही जेवरात थे उन पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था फैजाबाद की संधि के अंतर्गत। आसिफउद्दौला के समय में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, किस अवध के नवाब के समय अवध राज्य की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर की गई, तो हम बोल सकते हैं आसिफउद्दौला के टाइम में। 1795 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के पश्चात में नवाब बनता है सादत अली खां। सादत अली खां ये सेकंड लास्ट नवाब था अवध का, और इसके टाइम में 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली की प्रमुख सहायक संधि का जिक्र मैं यहाँ पर करूँगा। सॉर्डिनेट ट्रीटी जो आपको पता ही है, लॉर्ड वेलेस्ली की 1798 से 1803 तक इसने बहुत से भारतीय रियासतों के साथ में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी, और अवध ने अंग्रेजों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1801 में। सहायक संधि के अंतर्गत जो हस्ताक्षर किए गए सादत अली खां के द्वारा, उसके अंतर्गत अवध को अपने आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि 1801 में जो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में सहायक संधि की, उस संधि के अंतर्गत अवध को एक विशाल ब्रिटिश सेना जो है अपने राज्य में रखनी पड़ी, और उसका व्यय इतना था कि उसका अवध राज्य का आधा हिस्सा जो है अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अंतिम जो नवाब था अवध का वो था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अंतिम नवाब था, और वाजिद अली शाह जो है इसके शासनकाल में 1856 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर, बैड एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया 1856 में, और लॉर्ड वेलेस्ली को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया, और कलकत्ता में ये अपने जीवन के अंतिम समय तक जो है नज़रबंद रहे, हाउस अरेस्ट रहे, और 1856 में अवध जो है इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि अवध भारतीय रियासतों में सबसे वफादार भारतीय रियासत थी, लेकिन उसके बावजूद लॉर्ड डलहौजी ने इसके ऊपर बैड एडमिनिस्ट्रेशन का, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में इसे ब्रिटिश रियासत में मिला लिया। यहाँ पर समाप्त हो जाता है अवध राज्य, और इससे आगे हम करेंगे हैदराबाद राज्य। हैदराबाद रियासत काफ़ी इंपॉर्टेंट रियासत है, बहुत से फैक्ट्स उससे संबंधित पूछे जाते हैं। हैदराबाद रियासत, इसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं, इसका उल्लेख पहले भी हो चुका है, क्योंकि हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि निज़ाम उल मुल्क ने की थी। निज़ाम उल मुल्क, जिसका असली नाम हमने किया था कि चिनकलिच खां था, काफ़ी फेमस था, और ये मुग़ल दरबार में तुरानी गुट से संबंधित था। तुरानी गुट मध्य एशिया के ऐसे मुस्लिम जिनका प्रभाव मुग़ल दरबार में था, उन्हें तुरानी गुट कहा जाता था, और निज़ाम उल मुल्क इसको जो उपाधि मिली थी वो फर्रुखसियर के द्वारा मिली थी। असली नाम इसका चिनकलिच था। फर्रुखसियर ने इसको दो उपाधियां दी थी, एक तो खान ए दोरा और दूसरी उपाधि प्रदान की थी निज़ाम उल मुल्क। ये दोनों उपाधियां मुग़ल शासक फर्रुखसियर के द्वारा दी गई थी, और बाद में इसे उपाधि आसफ जहाँ के नाम से
मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक के दौरान चिंतकलिच खां यानी निज़ाम उल मुल्क मुगल दरबार का वजीर था और 1722 में सैयद बंधुओं के पतन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1723 में बिना मोहम्मद शाह को बताए यानी मुगल शासक को बताए दक्कन की तरफ चला गया, क्योंकि ये दरबार में होने वाले षड्यंत्रों से काफ़ी दुखी था और इस बात से दुखी होकर ये दक्षिण भारत चला गया। दक्षिण भारत जाकर इसने दक्कन के राज्यों पर अधिकार करके 1724 में हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और जब इसकी जानकारी मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को प्राप्त हुई तो उसने अपने दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां को संदेश भेजा था। मुबारिज खां को संदेश भेजा निज़ाम उल मुल्क के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। और 1724 में आपको ध्यान रखना होगा, 1724 में सकूर खेड़ा का युद्ध हुआ और ये युद्ध हुआ था निज़ाम उल मुल्क और मुबारिज खां के बीच में। और इस युद्ध में निज़ाम उल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया और इसी वजह से 1724 में मुगल शासक मोहम्मद शाह को मान्यता देनी पड़ी इसे स्वतंत्र राज्य के तौर पर। तो 1724 में हैदराबाद जो स्वतंत्र राज्य बना उसे मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला की मान्यता प्राप्त हुई और इसी उपलक्ष्य में इसे उपाधि प्राप्त हुई थी आसफ जाह की। इस वजह से हैदराबाद के वंश को कहा जाता है आसफ जाही वंश। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना होगा कि आसफ जाही वंश किस देसी रियासत से संबंधित है, तो हमें बोलना पड़ेगा हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद के शासक के तौर पर निज़ाम उल मुल्क का शासनकाल 1724 से 1748 तक रहा। 1724 से 1748 तक रहा और निज़ाम उल मुल्क ने सहिष्णुता की नीति को अपनाया था। सहिष्णुता की नीति का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों को समान रूप से अपने दरबार के पद बांटे थे। जैसे कि अवध राज्य में बुरहान उल मुल्क ने सादत खान ने सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए हिंदू और मुस्लिम राज्यों को अधिकारियों को समान रूप से पद बांटते थे, वैसे ही हैदराबाद की देसी रियासत में निज़ाम उल मुल्क ने इसी प्रकार की नीति को अपनाया। और यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ पूरन चंद का, क्योंकि पूरन चंद जो है इसे अपना दीवान नियुक्त किया था, एक हिंदू व्यक्ति को अपना दीवान नियुक्त किया था निज़ाम उल मुल्क ने। इसने बहुत से राजस्व नीतियों को अपनाया है दीवान के तौर पर और इस वजह से पूरन चंद का बार बार उल्लेख होता है हैदराबाद रियासत में। और ये निज़ाम उल मुल्क के टाइम में हैदराबाद रियासत में दीवान के पद पर कार्यरत था। 1748 में मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद में नासिर जंग शासक बना था हैदराबाद का और इसका टाइम पीरियड सिर्फ 2 वर्ष का है, 1748 से 50 तक। और इसके पश्चात में हैदराबाद रियासत का शासक बना मुजफ्फर जंग या कुछ बुक्स में मुजफ्फरगंज भी इसका नाम मिलता है। और 1750 से 51 तक का इसका टाइम पीरियड है। मुजफ्फर जंग नासिर जंग को पराजित करके और उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था और यह गद्दी प्राप्त करने में इसको सहयोग दिया था फ्रांसीसियो ने इसको सहयोग दिया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद देसी रियासत में पहली बार राजनीतिक हस्तक्षेप किया था। यानी यूरोपियन जो कंपनियां भारत में आई थी जिसमें अंग्रेज थे, डच थे और डेनिश थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जितनी भी यूरोपियन कंपनी भारत में इस समय व्यापार कर रही थी उन विदेशी कंपनियों में से
सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों ने, फ्रांसीसियों ने भारत की किसी राज्य की राजनीतिक मामलों में, पॉलिटिकल मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति को अपनाया था, इंटरफेयर करने की नीति को अपनाया था। और फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को, नासिर जंग को पराजित करके उसे गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया था। ये पहली बार यहाँ पर उल्लेख होता है। और 1 वर्ष बाद ही मुजफ्फरगंज की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से 1751 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद में सलाबत जंग गद्दी पर बैठता है। सलाबत जंग गद्दी पर बैठता है हैदराबाद के निज़ाम के तौर पर, क्योंकि हैदराबाद के शासकों को आने वाले टाइम में निज़ाम के नाम से पुकारा गया। जैसे अवध के शासकों को नवाब के नाम से पुकारा गया, वैसे ही हैदराबाद के शासकों को निज़ाम के तौर पर पुकारा गया। और 1751 से 60 तक सलाबत जंग फ्रांसीसियों के सहयोग से गद्दी पर बैठता है। और इसके बाद में निज़ाम अली हैदराबाद का निज़ाम बना, यानी शासक बना। और ये 1803 तक हैदराबाद का निज़ाम था, यानी शासक था। फ्रांसीसियों के सहयोग से इसने गद्दी प्राप्त की थी। फ्रांसीसियों का गवर्नर डुप्ले सबसे ज़्यादा फेमस है इस दौरान। और डुप्ले ने पहली बार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप के लिए शुरुआत की थी। उसने बहुत से मामलों में हस्तक्षेप किया। आने वाले टाइम में हम देखते हैं अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में 4 युद्ध होते हैं और वो कर्नाटक राज्य में होते हैं। उन सभी को हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। जब हम कर्नाटक राज्य करेंगे तो उन सभी का वहाँ पर उल्लेख होगा। इसके बाद में निज़ाम अली जो गद्दी पर बैठा, इसने 1798 में अंग्रेजों के साथ में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के साथ में सहायक संधि की। हैदराबाद देसी रियासतों में भारत में पहला ऐसी देसी रियासत थी जिसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को अपनाया था। ये क्वेश्चन, ये फैक्ट बहुत बार पूछा जा चुका है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, सबऑर्डिनेट ट्रीटी की शुरुआत की थी। और हैदराबाद पहला राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और उस समय शासक था निज़ाम अली। और इस संधि के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हैदराबाद राज्य में, एक विशाल सेना को उसकी सहायता के नाम पर रखा गया। और इस एवज में जो हैदराबाद राज्य का उत्तरी सरकार प्रांत था वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। जो स्टेट था इनका एक हिस्सा था, उत्तरी सरकार प्रांत हैदराबाद का, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था, इसके हाथ से निकल गया था। इसके बाद में सिकंदर शाह, नासिर उद्दौला, अफजल, महावत अली, उस्मान अली खां, ये हैदराबाद के अन्य शासक हुए। लेकिन हमारे लिए वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट शासक आपको ध्यान रखना होगा, उस्मान अली खां। उस्मान अली खां हैदराबाद रियासत का अंतिम निजाम था और 1911 से 1949 तक ये शासक रहा। और बाद में आपको पता ही है, हैदराबाद भारत और पाकिस्तान में से पाकिस्तान के फेवर में था या स्वतंत्र रहना चाहता था। और आपको पता ही है, जब देसी रियासतों का विलय भारत में हुआ तो हैदराबाद पर भारतीय सेना ने कार्रवाई करके हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल कर लिया, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। और लास्ट जो निज़ाम था हैदराबाद का वो था उस्मान अली खां। यहाँ पर हैदराबाद रियासत जो है वो समाप्त हो जाती है।